प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर एमजेड खान, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अनुसार बीए पार्ट थर्ड ज्योग्राफी के सेकंड पेपर्स ज्योग्राफी ऑफ इंडिया या भारत के भूगोल के एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें हम पिछले लेक्चर में भारत का जो धरातलीय स्वरूप है उसके बारे में बात कर रहे थे। और हमने मुख्य रूप से धरातलीय स्वरूप के अंदर भारत को 5 भागों में विभक्त किया था, जिसमें हमने पिछले वीडियो लेक्चर में हिमालय पर्वत के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। आज हम जो दूसरा महत्वपूर्ण जो धरातलीय स्वरूप है या धरातलीय भाग कह सकते हैं, जिसको हम वो है उत्तरी भारत का विशाल मैदान या द ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। इसके बारे में बात करेंगे। उत्तरी भारत का जो विशाल मैदान है, ये हिमालय पर्वत के दक्षिण में सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निक्षेपित और निर्मित जो मैदान है, उसको हम मुख्य रूप से उत्तरी भारत के विशाल मैदान या सिंधु गंगा के मैदान के नाम से जानते हैं। बहुत महत्वपूर्ण, जैसा मैंने पूर्व में भी बताया था कि ये मैदान है, बहुत उपजाऊ क्षेत्र है। कृषि संबंधी का महत्वपूर्ण थे हमारे देश के जो क्रियाकलाप में कृषि संबंधी वो सब इसी में ही मुख्यतः होते हैं। अगर इसके हम विस्तार की बात करें या इसकी स्थिति की बात करें, तो पूर्व से पश्चिम इस मैदान की लंबाई लगभग 3200 किलोमीटर है, और ये जो है वो 150 से 300 किलोमीटर चौड़ा है। काफ़ी बड़ा मैदान है, और पश्चिम की ओर ये मैदान चौड़ा होता जाता है, जहाँ इसकी चौड़ाई लगभग 500 किलोमीटर तक है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें, तो इस मैदान का कुल क्षेत्रफल लगभग उत्तरी भारत के विशाल मैदान का क्षेत्रफल लगभग 7.5 लाख यानी 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर है। एक बहुत बड़ा क्षेत्र है ये। और इसके पूर्व की ओर गंगा तथा इसकी सहायक नदियाँ पूर्वी दिशा में प्रवाहित होने के पश्चात ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इसके पश्चिम में जो है वो सिंधु तथा उसकी जो सहायक नदियाँ हैं अरब सागर में गिरती हैं। तो ये कहा जा सकता है कि ये जो उत्तरी भारत का जो विशाल मैदान है, एक विस्तृत और बहुत बड़ा मैदान है, हमारे देश के लिए बहुत उपयोगी है। अधिकांश जनसंख्या इसी उत्तरी भारत के विशाल मैदान में निवास करती है, और इसके पीछे मुख्य कारण कृषि संबंधी जितने भी कार्य हैं वो महत्वपूर्ण रूप से उपजाऊपन होने के कारण इस क्षेत्र का, और क्योंकि एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, इस क्षेत्रफल है इसका लगभग 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। और इसकी अगर हम पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई की भी बात करें, तो वो 150 से लेकर 300 मीटर है, और अधिकतम इसकी चौड़ाई लगभग 150 से 300 किलोमीटर है, और अधिकतम इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 500 किलोमीटर तक है। तो ये एक बहुत बड़ा मैदान है, जिसमें कई महत्वपूर्ण नदियाँ प्रवाहित होती हैं, जिनसे नदी घाटियों के नज़दीक कई सारे महत्वपूर्ण शहर बसे हुए हैं, जनसंख्या निवास करती है। कृषि संबंधी कार्यों के लिए सिंचाई वगैरह का कार्य इनके माध्यम से किया जाता है। तो इस प्रकार से उत्तरी भारत का जो उत्तरी विशाल मैदान है, ये पूर्णतः सपाट और समतल मैदान के रूप में भी है। और मिट्टी की जो विशेषता है और तथा ढाल है जो, उसके आधार पर उत्तरी भारत के विशाल मैदान की जो है उसकी विविधताओं को हम 7 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि उत्तरी विशाल मैदान जो पूर्णतः सपाट और समतल मैदान है, मिट्टी की विशेषता तथा ढाल के आधार पर हम इस विशाल मैदान को की विविधताओं को का वर्गीकरण कर सकते हैं, और इसे 4 मुख्य जो भाग हैं उनमें विभाजित करके इसका वर्गीकरण किया जा सकता है। नंबर 1 पर हम कह सकते हैं भाबर, नंबर 2 पर तराई, नंबर 3 पर बांगड़, नंबर 4 पर खादर, नंबर 5 पर रह, और नंबर 6 पर भूड़ तथा नंबर 7 पर डेल्टा। इस प्रकार से हम इस जो विशाल मैदान है
और काफ़ी विशेषताएं लिए हुए है ये। इसको इस मिट्टी और मिट्टी की विशेषता और ढाल के आधार पर हम 7 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। जहाँ तक पहले भाग की बात की हमने भाबर प्रदेश की, ये जो भाबर प्रदेश है ये शिवालिक के गिरिपद में सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक पाया जाता है। इसका जो विस्तार है भाबर प्रदेश का, ये शिवालिक के जो गिरिपद प्रदेश है वहाँ पर सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक ये हमें देखने को मिलता है। और ये कहा जा सकता है कि ये वाला जो भाग है, क्योंकि ऊंचाई पर स्थित है ये, इसलिए ये भाग कृषि के लिए अधिक उपयोगी नहीं है। जैसा कि इस उत्तर भारत के विशाल मैदान के जो विशेषता है कि यहाँ पर कृषि के लिए बहुत उपजाऊ भूमि है और उसके लिए बहुत उपयोगी रूप से हमें ये देखने को मिलता है। तो ये कहा जा सकता है कि भाबर प्रदेश जो है वो इतना अधिक उपयोगी कृषि संबंधी कार्यों के लिए नहीं है। दूसरा जो भाग हम कह सकते हैं वो है तराई प्रदेश। भाबर के दक्षिण में ऐसा मैदान जहां भाबर की लुप्त नदियां फिर से भूतल पर प्रकट होती हैं। भाबर के दक्षिण में ऐसा मैदान जहां पर भाबर की जो लुप्त नदियां हैं वो फिर से यहाँ पर तराई क्षेत्र में प्रकट होती हैं और इसीलिए इसे तराई प्रदेश कहा जाता है। यहाँ पर अधिक दलदल तथा नमी के कारण, क्योंकि दलदल भी अधिक है यहाँ पर, ये नदियाँ प्रकट होती हैं इसलिए, और नमी भी अधिक है, तो ये यहाँ पर अधिक दलदल और नमी के कारण घने वन तथा विभिन्न प्रकार के वन्य प्राणी पाए जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार की वनस्पति या हमें वन देखने को मिलते हैं जो कि अधिक दलदल और नमी में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में हमें घने वन देखने को मिलते हैं और उसके साथ ही वहाँ यहाँ पर वन्य प्राणी भी विभिन्न प्रकार के इस क्षेत्र में तराई वाला जो प्रदेश है इसमें पाए जाते हैं। और अब इसे धीरे धीरे साफ करके कृषि की मांग अधिक होने के कारण, कृषि भूमि की मांग अधिक होने के कारण इसे कृषि योग्य बनाया जा रहा है। अधिकांश भाग को कृषि योग्य बनाया गया है और अभी भी ये कार्य जारी है कि अधिकांश भाग जो है वो कृषि संबंधी कार्यों के लिए प्रयोग में लिया जाने लगा है। तीसरा जो भाग है हम उसको कह सकते हैं बांगर प्रदेश। ये जो है ये पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी है उसके द्वारा बना है। जो प्राचीन या पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी है उसके द्वारा ये बांगर प्रदेश का निर्माण हुआ है, ये कहा जा सकता है। सतलुज के मैदान तथा गंगा के ऊपरी मैदान में बांगर का विशेष रूप से हमें देखने को मिलता है। तो ये कहा जा सकता है कि सतलुज के मैदान तथा गंगा के ऊपरी जो मैदान है उसमें बांगर का विस्तार हमें विशेष रूप से देखने को मिलता है या देखा जाता है। चौथे प्रदेश के रूप में हम कह सकते हैं खादर प्रदेश। ये जो खादर प्रदेश है इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष जो है वो नदियों की बाढ़ का जल नवीन मिट्टी लाकर यहाँ पर बिछा देता है। ये जो क्षेत्र है खादर प्रदेश ये बहुत उपयोगी प्रदेश है और जैसा मैंने कहा कि ये यहाँ पर इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष नदियों की बाढ़ का जो पानी है वो उसके साथ पानी उस जल के साथ में नवीन जो मिट्टी है वो यहाँ पर इसके द्वारा बिछा दी जाती है जो कि बहुत ही उपजाऊ होती है, तो वो यहाँ पर बिछा दी जाती है। और हर वर्ष नई मिट्टी के जमाव के कारण ये बड़े उपजाऊ भाग हैं, क्योंकि हर वर्ष जो नई मिट्टी इन नदियों द्वारा उसके जल के साथ आकर जो जमा कर दी जाती है या हर वर्ष नई मिट्टी के जमाव इस क्षेत्र में हो जाते हैं, उससे ये बहुत उपजाऊ भाग हो जाता है और कृषि के लिए महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है या कृषि के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण भाग के रूप में हमें मुख्य रूप से देखने को मिलता है। पांचवें प्रदेश के रूप में हम कह सकते हैं रेह। बांगर प्रदेश के जिन भागों में अधिक सिंचाई की जाती है, बांगर प्रदेश के जिन भागों में
अधिक सिंचाई की जाती है उनमें कहीं कहीं पर भूमि पर एक नमकीन सफ़ेद परत बिछ जाती है, जिससे रेहे की संज्ञा दी जाती है या रेहे का नाम दिया जाता है। ये कहा जा सकता है कि जो बांगड़ प्रदेश है, जिसके बारे में हमने पूर्व में चर्चा की है, उन भागों में जहाँ पर अधिक सिंचाई का कार्य किया जा रहा है, वहाँ पर क्या हो जाता है, उनमें कहीं कहीं जो है वो भूमि पर एक नमकीन सफ़ेद परत बिछ जाती है, सेलिनिटी एक तरह से हम कह सकते हैं वहाँ पर। तो उसको मुख्य रूप से रेहे की संज्ञा दी जाती है या उसको रेहे नाम दिया जाता है। छठा जो भाग है उसमें हम उसको बूढ़ कह सकते हैं। ये बांगड़ प्रदेश के कुछ भागों में अपक्षय के कारण ऊपर की मुलायम मिट्टी नष्ट हो गई है और वहाँ अब कंकरीली भूमि मिलती है, जिसे भूड़ कहते हैं। मतलब भूड़ उस भूमि को कहा जा रहा है, बांगड़ प्रदेश के जो भाग कुछ भागों में जो अपक्षय हुआ है उसके कारण ऊपर की जो मुलायम मिट्टी थी वो नष्ट हो गई और वहाँ अब जो उसके नीचे वाली जो कंकरीली भूमि मिलती है उसे मुख्य रूप से भूड़ के नाम से पुकारा जाता है या भूड़ क्षेत्र का नाम से हम उसको मुख्य रूप से जानते हैं। और सातवां और अंतिम जो प्रदेश के रूप में हम इसके अंदर जानते हैं, सातवां जो हमने भाग वर्गीकरण जब किया था तो उसके आधार पर जो किया गया है उसमें सातवें भाग के रूप में हम कह सकते हैं डेल्टा प्रदेश। जैसा पूर्व में भी बताया मैंने कि डेल्टा प्रदेश बहुत कृषि की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं और हमारा गंगा का डेल्टा तो बहुत महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है। तो गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियों ने जो है वो अपने मुहाने के निकट विशाल डेल्टा का एक निर्माण किया है। जैसा आप जानते हैं कि गंगा का डेल्टा बहुत विस्तृत डेल्टा है, बहुत बड़ा डेल्टा है, बहुत उपजाऊ है और बहुत महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों ने जो है अपने मुहाने पर के निकट विशाल डेल्टा का निर्माण किया है और वास्तव में जो है वो डेल्टाई प्रदेश खादर प्रदेश का ही हम दूसरे रूप में कह सकते हैं कि एक मुख्य रूप से एक विस्तृत रूप है। तो इस प्रकार से हम उत्तरी भारत के विशाल मैदान को इन 7 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, जो अलग अलग रूप में हैं, जिनकी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर बहुत अधिक उपजाऊ मिट्टी है और उसके कारण वहां पर कृषि संबंधी कार्य बहुत महत्वपूर्ण रूप से होते हैं, उत्पादकता अधिक है, विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन उन क्षेत्रों में किया जाता है और कृषि संबंधी कार्यों की दृष्टि से इनका हमारे जीवन में या हमारे देश की अर्थव्यवस्था में इस उत्तरी भारत का जो विशाल मैदान है इसका बहुत बड़ा एक योगदान है, इसको नकारा नहीं जा सकता और ये हमारे देश के कृषि अर्थव्यवस्था के लिए अपना बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और उसके कई सारे कारण हैं। कई सारे कारण ये है कि पहली बात तो ये है कि यहाँ पर कई अनेक जो सतत वाहिनी नदियाँ हैं, सतत वाहिनी नदियाँ की विशेषता ये है कि वो वर्ष भर बहती हैं, तो जल की उपलब्धता चाहे वो कृषि संबंधी कार्यों के लिए हो, सिंचाई के रूप में या अन्य कार्यों के लिए हो, तो ये महत्वपूर्ण रूप से यहाँ पर प्राप्त होती है। साथ ही हर साल नदियों द्वारा जो बाढ़ का पानी आता है उसके साथ जो नवीन मिट्टी आती है उसका जो हर साल जमा होता है नवीन मिट्टी का, वो बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है और उसके कारण से उन क्षेत्रों में उपजाऊ मिट्टी होने के कारण कृषि के लिए बहुत उपयोगी मानी जाती है वो। तो अनेक ऐसे क्षेत्र हैं कि जहाँ पर इस तरह की कई सारी विशेषताएं देखने को मिलती हैं, जिस वजह से कृषि कार्य बहुत महत्वपूर्ण स्थान इस प्रदेश में या इस क्षेत्र में हमें देखने को मिलते हैं। तो इसका अपना एक महत्वपूर्ण योगदान है। इसको अगले लेक्चर में हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे।